हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इंडिया यूरोप रिलेशनशिप पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने यूरोपीय यूनियन के एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश करी थी, कब वो अस्तित्व में आया था और उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ। फिर उसके साथ इंडिया के रिलेशनशिप पर चर्चा करी थी। ठीक है। और आज हम इंडिया यूरोप रिलेशनशिप पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम कुछ और भी बचे हुए टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें नॉर्डिक समिट है और यूरोप में जो रिफ्यूजी क्राइसिस है, इन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। फर्स्ट नॉर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट से हम बात शुरू करते हैं। नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में आपको मालूम होगा। नॉर्डिक कंट्रीज में आते हैं स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। और इनके साथ जो इंडिया की समिट हुई, ठीक है, तो इस पूरे समिट में टोटल 6 कंट्रीज हैं। ठीक है। जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं उनको स्कैंडेवियन नेशंस भी कहते हैं, जो बिल्कुल नॉर्थ हाई एल्टीट्यूड पे आप देखोगे कि ये आइसलैंड बिल्कुल अलग एक द्वीपीय देश है। और वहीं पे ये स्वीडन, फिनलैंड ऐसे जो बनता हुआ यूरोप में एक पार्ट है ऊपर, यहाँ पे डेनमार्क है, यहाँ नॉर्वे और फिनलैंड और कंट्रीज हैं। तो इनको हम स्कैंडेवियन नेशंस भी बोलते हैं। और उसमें जो है आइसलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन भी आते हैं। और इंडिया के साथ इनकी एक समिट अभी ऑर्गेनाइज करी गई थी हाल ही में। और इसमें जो 6 लीडर्स थे, उन्होंने जो रीजनल ग्लोबल इश्यूज है, जैसे कि एनवायरमेंट, क्लाइमेट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन पर जो है डिस्कशन किया था और फ्यूचर में क्या इनमें सहयोग हो सकता है, इस पर बातचीत करी थी। तो ये काफी अच्छा है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो ना ये कंट्रीज हैं, इनके साथ जो है इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजीज भी हैं और काफी एनहांस्ड फॉर्म में डेमोक्रेटिक इनका सेटअप भी है। तो इसलिए इंडिया को इससे काफी फायदा होना होना चाहिए, होने वाला है। और जो अगर हम बात करें इनके कोऑपरेशन की, तो नॉर्वेयन जो सॉवरेन वेल्थ फंड है, ये नॉर्वे का एक वेल्थ फंड है। ये प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगल विन इन्वेस्टर इन इंडिया। भारत में जो है सबसे बड़े सिंगल इन्वेस्टर्स में से एक है। और यहाँ पे भारत में 11.7 बिलियन डॉलर तक इन्होंने इन्वेस्ट किया है बाय द एंड ऑफ 2017। और 275 डिफरेंट इंडियन कंपनीज और इंडियन बॉन्ड्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो नॉर्वेजियन सॉवरेन वेल्थ है। तो अगर कभी इस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं नॉर्डिक समिट से, तो आप ये सारे फैक्ट्स उसमें डालेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार मैप में। या दिस इज आइसलैंड। आइसलैंड जो है काफी पॉपुलेशन इसकी कम है, लेकिन काफी ये एक तरीके से मैच्योर डेमोक्रेसी कह सकते हो आप। एक काफी डेमोक्रेसी में काफी अच्छे फॉर्म है। यहाँ पे लोगों के राइट्स को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड स्कैंडेवियन कंट्रीज हैं। एंड ये डेनमार्क है। ठीक है। तो इनके कुछ कॉमन वैल्यूज एंड बाइंड्स हम यहाँ पे देखते हैं इंडिया के साथ। इंडिया हैज प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ सबमिट एंड द नॉर्डिक कंट्रीज एक्सेप्टेड इट। इंडिया ने ये सबमिट का आइडिया प्रपोज किया था और जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया एंड एक्सेप्टेड इट एज टू शेयर सिमिलर वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। हमने बात करी थी कि डेमोक्रेसी में काफी सिमिलर वैल्यूज हैं। लाइक ये कंट्रीज में क्या है कि जो पीपल लोग हैं वो काफी एजुकेटेड हैं और मैच्योर हैं। यहाँ पे डेमोक्रेसी को ये स्वाभाविक रूप से अडॉप्ट करते हैं। लाइक जहाँ पे यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे जो पुलिस पुलिस का रोल है ना, रोल ऑफ द पुलिस मीन्स लॉ एंड ऑर्डर का रोल काफी कम होता है, बिकॉज लोग जो है डेमोक्रेसी को बिल्कुल ही एक्सेप्ट कर चुके हैं और वो डेमोक्रेटिक रूल्स को फॉलो करते हैं। इवन वो एक दूसरे के राइट्स को वायलेट भी नहीं करते हैं। डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग यही है कि वो आप जो है उसको आत्मसात करते हैं और खुद से उसको फॉलो करते हैं। मतलब वैधानिकता लोग देते हैं वैसे रेगुलेशंस को, रूल्स को। तो इस तरीके से यहाँ पे काफी परिपक्वता है डेमोक्रेटिक राइट्स को समझने में, डेमोक्रेटिक अधिकार कर्तव्यों को समझने में। पीएम मोदी एंड द 5 नॉर्डिक लीडर्स वुड डिस्कस, ये पहले क्या है, जो वो सबमिट होने से पहले का है न्यूज़पेपर की कटिंग, दैट्स वाई इसमें लिखा हुआ है वुड डिस्कस
डेमोक्रेटिक वैल्यूज, रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर। रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर का मतलब है कि जो भी ग्लोबल ऑर्डर्स में रूल्स बनाए गए हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भी रूल्स बनाए गए हैं, उनको फॉलो करना है सारे कंट्रीज को। ठीक है, इसी से एक जो है पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित हो पाएगा। नहीं तो जो रूल्स नहीं मानेंगे वो चाइना की तरह जो है काम करेंगे, लाइक अतिक्रमण करेंगे, लोग दूसरे कंट्रीज के अधिकारों का इंटरफेयर करेंगे। तो रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, आइडियाज एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये टॉपिक्स पे डिस्कस किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। And the only instance when the Nordic states held such a summit was with the US President Barack Obama, or which was mixed format of heads of states and heads of the governments from the region। ऐसा एक समिट जो नॉर्डिक कंट्रीज है उन्होंने एकमात्र यूएस के साथ किया है और दूसरा इंडिया के साथ किया है। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया को वहां पे कितना वैल्यू मिल रहा है। And this exercise by the Delhi will be first of its kind of in Europe, as traditional ally India has been engaged in talk with the European Union। तो ये पहली पहली बार इंडिया की तरफ से भी पहला ऐसा टास्क होगा, बातचीत होगी जो यूरोपियन यूनियन में किया जाएगा। और कुछ अगर हम बात करें स्वीडन में जो है 25,000 इंडियंस वहां पे रहते हैं और वो काम करते हैं कुछ स्किल्ड लेबर के रूप में जो है टेक में, और भी जो इस अट्रैक्टिव स्किल लेबर्स वाले एरियाज हैं वहां पे वो काम करते हैं 25,000 इंडियंस। तो ये गुड अमाउंट ऑफ द पीपल है कि जो हमारे जो डायस्पोरा का रोल है फॉरेन पॉलिसी में उसको परिभाषित करते हैं यहाँ पे। ओवर 170 स्वेडिश कंपनीज हैव इन्वेस्टेड $1.4 बिलियन सिंस 2000। 170 स्वेडिश कंपनीज ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। अराउंड 17 इंडियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन स्वीडन, और 70 से अधिक जो है लगभग 70 कंपनियां जो भारतीय कंपनियां हैं उन्होंने स्वीडन में इन्वेस्ट किया है। और इंडिया और स्वीडन का जो वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार है वो लगभग $1.8 बिलियन के अकॉर्डिंग के अराउंड है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। इंडिया एंड नॉर्डिक ट्रेड इंडिया एंड नॉर्डिक ट्रेड जो है 5.3 बिलियन 2016-17 में था डॉलर, एंड विद द कल्मिनेटिव एफडीआई टू इंडिया एट $2.5 बिलियन। जो एफडीआई की मात्रा है वो 2.5 बिलियन थी। तो ये हमने एक नॉर्डिक समिट के बारे में चर्चा की। यूपीएससी में ये कभी अगर पूछा जा सकता है तो सिंगल क्वेश्चंस तो शायद बने ना बने, लेकिन ये एक किसी बड़े क्वेश्चन के साथ जोड़ करके पूछा जा सकता है। या फिर अगर आप यूरोपीय यूनियन के साथ अपने आंसर्स लिख रहे हैं इंडिया के रिलेशनशिप में, तो उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए, उसको अपने आर्गुमेंट्स को और बढ़िया बनाने के लिए ये आप तथ्य वहां पे रख सकते हैं। एक और टॉपिक है जो इंडिया और यूरोप के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, वो है जीडीपीआर। जीडीपीआर का मतलब है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, जो यूरोप में पहले से ही लागू है। उसके बारे में हम एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे। इनका जो लक्ष्य है वो है लोगों के जो पर्सनल डेटा है जो हमने यहाँ पे और प्राइवेसी है यूरोपीय यूनियन का, उसको सिक्योर करना है। जो लोगों यूरोपीय यूनियन के लोग हैं उनके पर्सनल डेटा, व्यक्तिगत जो इंफॉर्मेशन है, सूचना है, उसको और प्राइवेसी को सिक्योर करना है। इट मेक्स कंपनीज अकाउंटेबल फॉर द डेटा दे कलेक्ट, स्टोर, एनालाइज एंड यूज। जो भी कंपनियां हमारा डेटा लेती हैं, ठीक है, उनको अकाउंटेबल बनाने का काम ये रेगुलेशंस करते हैं। मई 2018 में डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 केम इनटू फोर्स, और who are impacted? All organizations that have a presence in the EU process the data of EU citizens have more than 250 employees have to be GDPR compliant। यानी कि जो कंपनियां जो वहां पे काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में 200 से 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं,
कर्मचारी हैं वो इन रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। कंप्लायंस कास्ट में सिग्निफिकेंटली गो ऑफ फॉर द इंडियन बैंक्स एंड कंपनीज विद द एक्सपोजर टू द EU, and in case of a breach, the GDPR uh, foresees fines of 2 to 4% of the company's annual revenues or $24 million, यानी कि 175 करोड़, विच एवर इज हायर। मतलब अगर ये रेगुलेशंस को मिस करते हैं या फॉलो नहीं करते हैं तो उनपे इस तरीके की पेनाल्टी लगाई जाएगी। एंड ड्यू टू द इंडियाज रिलेटिवली वीक डेटा प्रोटेक्शन लॉज, इंडिया में पहले से भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ वीक था, इंडियन ई सर्विसेज इंडस्ट्री वुड बिकम लेस कम्पिटिटिव एंड लॉस इन द यूरोपियन मार्केट्स। इससे क्या होगा कि जो इंडियन कंपनीज हैं वहां पे इनको थोड़ा कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, उनको प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी वो बाकी जो अदर कंट्रीज की कंपनियां हैं। तो इंडिया में भी ऐसा रूल्स लेकर के आया गया है, अभी हम बात करने वाले हैं। तो इंडियन ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018, अब देखो यहाँ पे इंडिया ने भी अपना एक डेटा प्रोटेक्शन इंडियन ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो लेकर के आया गया था, लाइकली टू बी टेबल इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो इस पे हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये डेटा प्रोटेक्शन का आप याद रखना है इसको, ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि इंडियन IT एक्ट एंड GDPR, जो इंडिया का IT एक्ट और GDPR उसमें क्या सिमिलरिटीज हैं। सम रूल्स अंडर द IT एक्ट्स लूजली करस्पॉन्डेंट टू द राइट्स अंडर द GDPR, कुछ GDPR में जो राइट्स दिए गए हैं उनसे मिलते जुलते हैं। एंड दीज आर राइट्स टू रेक्टिफिकेशन, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड राइट टू बी विथड्रॉ कंसेंट। ठीक है, ये अधिकार दिए गए हैं। राइट टू डू रेक्टिफिकेशन, किसी भी चीज को जो है रेक्टिफाई करने का अधिकार, और सूचना प्राप्त करने का अधिकार, और अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार, ये जो है समान है IT डेटा प्रोटेक्शन में। अगर आप किसी कंपनी को देते हैं अपने डेटा को यूज करने का अधिकार, तो आप इन अधिकारों को भी एंटरटेन कर सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं अपने जो प्रोटेक्शन के लिए। एंड डिफरेंसेस की अगर बात की जाए तो अनलाइक द GDPR, IT एक्ट डज नॉट यूज द वर्ड राइट। IT एक्ट एक्सक्लूड रेफरेंसेस टू सम important rights given in GDPR. These are rights to access, rights to district processing, a right to data portability, right to object, right to ensure, right in relation to automated decisions making and proofing. तो ये कुछ जो है राइट्स हैं। राइट्स शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है इंडियन जो IT एक्ट है। कंसेंट की बात अगर करें तो वहां पे कुछ डिसिमिलरिटी है। कंसेंट प्रायर टू डेटा कलेक्शन इज नीडेड, डेटा कलेक्शन से पहले जो है कंसेंट लेना जरूरी है। द प्रोवाइडर हैज द ऑप्शन टू विथड्रॉ कंसेंट, और जो डेटा देगा उसके पास ये ऑप्शन है कि वो अपने कंसेंट को वापस ले ले। GDPR में क्या है कि GDPR डिफाइन कंसेंट, इट लिस्ट स्पेशल कंडीशंस फॉर द चाइल्ड्स कंसेंट, और चाइल्ड्स के कंसेंट के लिए भी यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन किया जाता है। इट रिक्वायर्स डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कंसेंट बाय द डेटा कंट्रोलर। ठीक है, डेटा कंट्रोलर के द्वारा जो है डिमॉन्स्ट्रेशन की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। अब पनिशमेंट फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर वो आपकी कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपके डेटा को किसी को डिस्क्लोज कर देती है तो वहां पे क्या पनिशमेंट है। सिमिलरिटीज अगर है, बोथ प्रोवाइड्स अ प्रोविजन फॉर द फाइन इन केस ऑफ ब्रीच, फाइन तो है ये दोनों में। डिफरेंसेस क्या है, GDPR इम्पोजेस सिविल लायबिलिटी ओनली, सिर्फ सिविल लायबिलिटी में लगाया जाता है, और IT एक्ट में जो है क्रिमिनल लायबिलिटी भी है। तो ये आप याद रखना है आपको, ये फैक्ट्स, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि UPSC का ट्रेंड चल रहा है इस समय, काफी डायनामिक नेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये आई एम सॉरी, ये जो है आज के लिए रिलेवेंस टॉपिक्स हैं। अब हम आते हैं यूरोपियन रिफ्यूजी क्राइसिस पे। रिफ्यूजी क्राइसिस का मतलब क्या है कि शरणार्थी अगर कहीं पे किसी दूसरे देश से कोई अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, लाइक अगर गृह युद्ध हो जाता है या फिर एनवायरमेंटल रीजन से भी होते हैं। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। शरणार्थी का मतलब होता है अगर किसी भी प्रॉब्लम्स की वजह से किसी देश के नागरिक अपने देश को छोड़ करके
किसी दूसरे देश में असाइलम लेते हैं यानी शरण मांगते हैं, आश्रय लेते हैं, तो उनको शरणार्थी कहा जाता है। वो रीजंस कई सारे हो सकते हैं। एक तो हो सकता है सिविल वॉर, सिविल वॉर एक रीजन हो सकता है। एक रीजन हो सकता है अगर कोई बाहर से आक्रमण कर देता है कोई कंट्री दूसरे देश पर, तो युद्ध यानी वॉर हो सकता है। या फिर एनवायरमेंट, आजकल तो एनवायरमेंटल रिफ्यूजीज भी टर्म चल रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंटल यानी कि इन्वायरमेंट का प्रभाव अगर पड़ता है, पर्यावरण बदलता है या फिर जल स्तर बढ़ जाता है, और कुछ जैसे कि कुछ द्वीपीय देशों पर संकट है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने के बाद वहाँ पे जो इन्वायरमेंटल रिफ्यूजीज पैदा हो जाएंगे, वहाँ के क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, तो लोग के रहने के लायक जगह चीजें नहीं बचेंगी, तो लोग वहां से छोड़ करके दूसरे कंट्रीज में जाने लगेंगे। तो ये जो है एनवायरमेंटल रिफ्यूजीज का कॉन्सेप्ट है। अगर द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें हम, तो वहां उसके बाद से यूरोप में उसके बाद से ही यूरोप जो है गंभीर संकट से जूझ रहा है। 2015 के शुरुआत में लगभग 3 लाख लोगों ने यूरोप में शरण लेने का प्रयास किया था, और यह संख्या 2014 में जो मिली थी, 6.25 लाख जो एप्लीकेशन दिए गए थे रिफ्यूजी बनने के लिए, उससे उसको अलग करके है। यानी कि 2015 में 3 लाख और 2014 में 6.25 लाख एप्लीकेशंस और दिए गए। तो दो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर में पूरा यूरोप एक तरीके से युद्ध से, त्रासदी से ग्रस्त हो गया था। तो उस टाइम से ही लोग जो है रिफ्यू वहां से माइग्रेट करके और दूसरे देशों में सेफ कंट्रीज में जाने लगे थे, ठीक है। तो यही यही वो तभी से यहाँ वहां पे चला आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की जो UNHCR है, ठीक है, उसका जो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त इसको कहते हैं, उनके कार्यालय के अनुमान के अनुसार जो है सीरिया, इराक और अफगानिस्तान अभी भी जो है आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा और जो वहाँ पे सिविल डिससेटिस्फेक्शन की जटिल जो समस्याएं हैं उनसे जूझ रहा है। इसलिए ये जो शरणार्थियों का सिलसिला है वो आना जारी रहेगा यूरोप में। एटलीस्ट 3,50,000 migrants crossed the Europe borders in January 2015, compared with the just 2,80,000 during the whole 2014। यहाँ जनवरी में ही सिर्फ 3.5 लाख लोग जो है यूरोप का बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, और जो कि पूरा जो अगर 2014 की बात करें तो 2,80,000 ही था उसकी संख्या। तो ये जो है ये काफी बड़ी समस्या बन के उभर रही है। एंड मेजोरिटी ऑफ जो माइग्रेंट है वो सीरिया, अफगानिस्तान, इन जगहों से आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो है एरिट्रिया, वहां पे इस तरीके की गृह युद्ध और अशांति वाले माहौल में वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो माइग्रेट कर रहे हैं। या आपने एक जो है काफी फेमस वो बच्चे की तस्वीर देखी होगी जो समुद्र के किनारे पड़ा है, एलन कूर्द नाम था उसका शायद, एलन कूर्द। तो वो एक काफी बड़ा सिंबल बन गया था माइग्रेशन को लेकर के और रिफ्यूजीज को लेकर के जो समस्याएं हैं उसको उभारने के लिए। तो माइग्रेशन सी यूरोप एज द लैंड ऑफ होप, अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉस्पेरिटी। जो यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक समृद्धि है उसकी वजह से जो माइग्रेंट्स हैं वो यूरोप को काफी मतलब एक तरीके से अवसर के रूप में देखते हैं। और जो लगातार युद्ध चल रहे हैं और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी वजह से वो यूरोपीय कंट्रीज में असाइलम मांगने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये एक समस्या है यूरोप के लिए, ठीक है। और शरणार्थ इसी के संबंध में जो है डबलिंग रेगुलेशन आता है। डबलिन अगर रेगुलेशन की हम बात करें तो ये रेगुलेशन के अनुसार जो है जो शरणार्थी यूरोप में यूरोपीय संघ के जिस देश में सबसे पहले पहुंचता है, ठीक है, वह देश जो उसके असाइलम देने की दावों की जो प्रक्रिया है उसके लिए जिम्मेदार होता है। जिस देश में शरणार्थी पहले पहुंचता है उस देश में ये डबलिंग रेगुलेशन क्या है। और इनसे शरणार्थियों के सबसे पहले पहुंचने वाले देश जैसे कि ग्रीस, इटली पर बहुत अधिक दबाव बना दिया। और चूंकि शरणार्थी जर्मनी, स्वीडन या फ्रांस जाना चाहते हैं, तब यह सवाल उठता है कि एक ऐसे देश में उन्हें रजिस्टर्ड क्यों नहीं किया जाए और रहने दिया जाए जहां वे रहना नहीं चाहते। तो जो डबलिंग रिवोल्यूशन है वो
उसके एप्लीकेशंस जो अब असाइलम सीकर्स हैं उनके एप्लीकेशंस को जांच किया जाएगा, ठीक है। और जो द रूल्स इज टू प्रिवेंट एप्लीकेशन फॉर आर्बिटिंग ईयू कंट्रीज, और इससे क्या होगा कि पूरे यूरोप में जो ये एप्लीकेशन फैलते हैं उनको रोका जाएगा, ये जिस कंट्री में वो पहले जाएंगे वहीं पे उनको दिया जाएगा। कंट्रीज इन द सेंसन एरिया हैव एलिमिनेटेड इंटरनल बॉर्डर कंट्रोल्स with the other Shenzhen members and strengthened external border control with the non-Shenzhen states। जो शेंजन की बात हमने पिछले क्लास में करी थी, शेंजन जोन में जो है वीजा फ्री जो मूवमेंट्स हैं, लाइक अगर ये शेंजन जोन है तो यहाँ पे वीजा फ्री मूवमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे आप फ्रीली किसी भी कंट्री का, यहाँ अलग अलग देश है तो वहाँ पे मूवमेंट्स कर सकता है इंसान। लेकिन अगर वो किसी और कंट्रीज से आते हैं तो उनको यहाँ पे रोकने के लिए ये कंट्रीज जो है प्रयास कर रही हैं और एक्सटर्नल बॉर्डर कंट्रोल्स को एनहांस कर रही हैं जो नॉन शेंजन स्टेट्स हैं। और इट मोस्टली फंक्शंस एज ए सिंगल कंट्री फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल पर्पसेस विद द कॉमन वीजा पॉलिसी। जो हमने कॉमन वीजा पॉलिसी की बात करी थी जो शेंजन जोन में है, उसको उससे रिलेटेड है ये। तो इस तरीके से जो है वो उनको रोकने की कोशिश की जा रही है जो शरणार्थी हैं। हालांकि ये शरणार्थियों को काफी इनह्यूमन तरीके से भी इनके साथ बिहेव किया जाता है। तो जर्मनी जो है कुछ यूनिलेटरल यानी कि एक पक्षीय प्रयास कर रहा है और इसने काफी जेनरोसिटी दिखाते हुए जो है अन्य देशों से ज्यादा रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट किया है अपने देश में, और 6 बिलियन यूरोस रिफ्यूजीज के रिसेटलमेंट के लिए रखा गया है। और जर्मनी की जो चांसलर है एंजेला मर्केल, वो कहती हमेशा उनको जो है कभी कभी कहा जाता है कि ममा मार्कल्स कहा जाता है इसी जनरसिटी की वजह से, जो रिफ्यूजीज हैं और उनके जो असाधारण प्रयास है उसकी वजह से। तो ये अप्लॉड करने लायक प्रयास है, मतलब इसकी तारीफ की जानी चाहिए कि जर्मनी ऐसा कर रहा है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडिया का पोजीशन क्या है इसको लेकर के। इंडिया जो है हमेशा से किसी भी प्रकार के जो देश के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करने की जो पॉलिसी रही है उसकी निंदा करता आ रहा है, ठीक है, जो कि यूएन के स्पेसिफिक मेजर्स से अलग हैं। तो वो कोई कंट्री जो है किसी दूसरे देश के इंटरनल मैटर में इंटरवेंशन करे तो इसको इंडिया मना करता है। एंड इट हैज अर्ग्ड अदर नेशंस not to meddle in the internal affairs of the other countries as it will only worsen the situation। That is what exactly happened in the MENA region। तो इंडिया का ये मानना है कि उस सिचुएशन को अगर कोई कंट्री इंटरफेयर करती है किसी दूसरे देश में, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये सिचुएशन को और भी खराब किया जा सकता है। जैसे अमेरिका को मान लो, अमेरिका ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इंटरवेन करता है कंट्रीज के इंटरनल मैटर में, तो क्या होता है कि वहां पे कई बार गृह युद्ध छिड़ जाता है। जैसे कि आप ईरान को ले लो, इराक को ले लो, ठीक है, इन जगहों पे अमेरिका ने कई बार जो है प्रयास किया है और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का नाम लेकर के अफ्रीका में भी ऐसे दक्षिण अमेरिका में भी, तो उसके आधार पे वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे और लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करने के लिए ऐसा करता है। तो फिर वहां पे गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है, अमेरिका के खिलाफ भी विद्रोह होने लगते हैं, सांस्कृतिक विद्रोह होने लगते हैं। एंड वेस्टर्न, अगर हम बात करें वेस्टर्न एडवेंचरिज्म इन लीबिया एंड सीरिया थ्रू एक्सटर्नल इंटरवेंशन हैज पुट बोथ द कंट्री एंड बॉइलिंग। जैसे कि लीबिया और सीरिया में किया गया, अमेरिका के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके इंटरवेंशन की वजह से वहां पे स्थिति काफी खराब हो गई, ठीक है। और thousands of the mercenaries in the region which had put the entire North Africa in the state of turbulence। और मिशनरीज भी एक इनका कॉन्सेप्ट है कि मिशनरीज को भी लेकर के जाते हैं, जो वहाँ पे समाज सेवा के नाम पर जो है अलग ही तरीके का कॉन्सेप्ट वहाँ पे चलने लगता है। ईसाई बनाने की जो कई बार ये खबरें आती हैं कि वो वहाँ पे ईसाई बनाने की कोशिश मिशनरीज के द्वारा की जाती है। कॉलोनियल एरा से ही ये चीजें चली आ रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा कि वो इस तरीके के मीन्स का उपयोग करते हैं और अपने इन्फ्लुएंस में लेने के लिए इस मिशनरीज का प्रयोग करते हैं। एंड द मेनेस ऑफ द इस्लामिक स्टेट है इट्स रूट इन अरेबियन एंड वेस्टर्न एडवेंचरिज्म। तो ये जो इस्लामिक स्टेट है वो भी एक तरीके से इसी तरीके का
जो एडवेंचरिज्म था उसकी वजह से उभर करके सामने आया। और भारत की बात अगर करें तो भारत के लिए शरणार्थियों की समस्या कोई नई नहीं है। और भारत ने 1971 में बांग्लादेश और 1989 में सोवियत संघ के हस्तक्षेप के बाद से अफगानिस्तान से आए शरणार्थी और श्रीलंका में सेना और एलटीटी के बीच जो गृह युद्ध चला था उसके दौरान देश में जो शरणार्थियों की संख्या बढ़ गई थी आने वालों की, उनका सामना किया है। और इस इन्हीं संकटों से भारत ने काफी प्रेरणा लिया है, अपने राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान दिया है और शरणार्थियों से संबंधित जो संकट है उस पे विशेष जो सम्मेलन है उनको प्रमोट करता है। भारत के लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बांग्लादेश की आधी आबादी कम ऊंचाई वाले तटीय क्षेत्रों में रहती है, जहां पर समुद्र तल की जो ऊंचाई है लगभग 10 मीटर ऊंची होती है। और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर में जो वृद्धि होगी तो इन इन इलाकों के डूबने का भी खतरा है। बांग्लादेश का जो वो एरिया है, जो निचला एरिया है, उनको डूबने का खतरा है। इसकी वजह से भारत में शरणार्थियों की संख्या और भी बढ़ने की संभावना रहेगी। तो इसलिए भी इंडिया क्या चाहेगा कि इंडिया चाहेगा कि जो शरणार्थियों का जो मैटर है ना उस पर लगातार प्रयास किया जाए कि इनको सॉल्व किया जाए। और तभी ये संभव है अगर सॉल्व करने के बाद ही जो है शरणार्थियों के जो रिलेटेड इश्यू हैं उन पर बातचीत की जा सकती है। अब हम कुछ और टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। जो यूरोपीय जो शरणार्थी संकट है इसमें जो एक तो इस संकट में जो यूरोप के भीतर की जो संरचनात्मक गड़बड़ियां है ना उसकी वजह से बाहर सामने आ गया। जैसे हंगरी जैसे कम जो वित्तीय संसाधन वाले छोटे देश हैं वो इस तरीके का कोई भी बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा कुछ देश तो ऐसे हैं इस बात की वकालत करते हैं कि फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े देशों को इसका बोझ उठाना चाहिए क्योंकि यह समस्या उनके नाटो की जो नीति युद्ध से में भागीदारी की वजह से पैदा हुई है। तो ये भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है। वो कहते हैं कि नाटो में जो ये सदस्य मेंबर्स हैं वो जगह जगह पे युद्ध छेड़ देते हैं और इनकी वजह से जो है शरणार्थियों की समस्या पैदा हो जाती है। तो ये एक तरीके से यूरोप के लिए एक मोरल डायलेमा भी कह सकते हैं आप। कई यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं आज भी जो 2018 8 में जो सब टाइम प्राइम जो वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ था उससे उबर नहीं पाई हैं और इसीलिए जो है वो मित व्यय यानी कि कम खर्च करके करने के उपायों पर चर्चा कर रही है। और इसके बिना वे शरणार्थियों का ध्यान नहीं रख पाएंगी। अगर वहां पे मितव्ययिता नहीं होती है तो वो शरणार्थियों की जो संकट है उनके जो हित है इंटरेस्ट है उनको ध्यान नहीं रख पाएंगे। और इसके अलावा जो वैध शरणार्थी है जो मतलब लीगल है वो उनको भी अनुमति नहीं दिया जाता है। यूरोपीय जो संविधान है उसका एक अनुच्छेद है 2018 उसमें शरण का अधिकार दिया हुआ है। और अनुच्छेद सेकेंड 78 और अनुच्छेद थर्ड 216 इसका भी उल्लंघन होता है जो वहां का यूरोपीय यूनियन का अनुच्छेद है। यूरोपीय संघ इसी संविधान पर टिका हुआ है। हमने सेंजन की बात करी थी तो सेंजन में भी कुछ दिक्कतें हैं। पिछले महीने महीने में शरणार्थियों के जो अ, मतलब जो शरणार्थियों के आने का जो सिलसिला है उसको नियंत्रित करने के लिए यूरोप जर्मनी और हंगरी जैसे देशों ने जो समझौता हुआ था सेंजन समझौता उसको निरस्त कर दिया। और इन देशों का एकमात्र उद्देश्य क्या रहा कि लोगों को बिना किसी अनिवार्य जांच के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आवाजाही की सुविधा मुहैया कराया जाए। तो ये कुछ जो है टॉपिक्स शरणार्थियों से रिलेटेड है। और अभी तक जो कदम उठाए जा रहे हैं यूरोप के द्वारा उस पर एक बार हम फिर से चर्चा कर लेते हैं। 23 सितंबर 2015 को शिखर सम्मेलन स्तर की बैठक की गई थी। यूरोपीय संघ के देश शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए काम कर रही जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां हैं उसको एडिशनल जो है 1.1 बिलियन यूरो देने की बात पर सहमति जताई थी। और यूरोपीय संघ ने जो भूमध्य सागर में नाव के डूबने की घटना से बचने के लिए समुद्री निगरानी है तो जो धन उपलब्ध कराने की बात कही है वो भी एक मतलब सराहनीय कदम है। और एक अनुमान के अनुसार अगर बात करें तो सिर्फ साल 2014 के में ही नजदीकी जो यूरोपीय द्वीप है वहाँ आसपास में वहां पर जाने के दौरान 3500 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अराउंड 3500 पीपल डेड।
सोचो ये कितना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, संकट है, ठीक है। और यूरोपीय जो कमीशन है उसने उद्देश्य और अगर नंबर्स की बात करें उसके आधार पर आबादी का 40%, जीडीपी का 40%, पिछले जो रिफ्यूजी के लिए जो एप्लीकेशन आई थी उसकी जो एवरेज संख्या है उसका 10%, बेरोजगारी दर का भी 10%, इसका उपयोग करते हुए अनिवार्य वितरण के आधार पर करीब 1,20,000 शरणार्थियों के जो अतिरिक्त स्थानांतरण का प्रस्ताव दिया है। और इसके अलावा यह जो यूरोपीय संघ है उस पूरे यूरोपीय संघ में 75% या इससे अधिक के औसत जो मान्यता दर के साथ जो आवेदन है, एप्लीकेशन है, उनकी राष्ट्रीयता के लिए लागू होंगे। और यूरोप के अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने जो आने वाले वर्षों में क्रमश में जो है 1 लाख और 1,20,000 शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह देने की इच्छा जताई है। तो ये शरणार्थियों का एक संकट यूरोप में जो चल रहा था उस पर हमने चर्चा करी है। और इसी के साथ जो है हम इस क्लास को फिनिश करते हैं। और फिर अगली क्लास में हम यूरोपीय यूनियन के साथ जो है भारत के रिलेशनशिप का पार्ट 3 देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाया गया किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।